आज आप लोगों का एक्सपेरिमेंट नंबर 7 है, जिसमें आप लोगों ने कम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन जो है वो उस टेक्निक के ज़रिए आप लोगों ने मेटल आयंस की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी कि आप लोगों का अगर कोई सोल्यूशन है या वाटर है उसमें मैग्नीशियम या जिंक आयन की कंसंट्रेशन मौजूद है या नहीं है। अगर मौजूद है तो उस कंडीशन में उसकी अमाउंट वाटर के अंदर कितनी है। इसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए आप लोगों ने EDTA, जिसको हम कम्प्लेक्सोमेट्रिक एजेंट कहते हैं, उसको यूज़ करना है। उसके ज़रिए आप लोगों ने बताना है कि आप लोगों के कंपाउंड में जिंक और मैग्नीशियम की कंसंट्रेशन मौजूद है और उसकी कंसंट्रेशन या अमाउंट कितनी है। आप लोगों के सैंपल में उसकी अमाउंट कितनी है। EDTA को हम मोस्टली कम्प्लेक्सिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं और इसकी स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने नज़र आ रही है। इसमें आप लोगों के पास 6 साइट ऐसी होती हैं जिस साइड से ये लोन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, क्योंकि कम्प्लेक्सोमेट्रिक एजेंट ऐसा एजेंट होता है जो लोन पेयर को मेटल या नॉर्मल मेटल हो चाहे ट्रांजिशन मेटल हो, उसको लोन पेयर डोनेट करके उसके साथ कम्प्लेक्स बनाता है। और जिस वक्त कम्प्लेक्स बनाता है तो उस कंडीशन में EDTA का कलर जो है वो चेंज हो जाता है। हर आयन के साथ जिस वक्त ये कम्प्लेक्स बनाता है तो उस कंडीशन में हर आयन के साथ इसका कलर जो है वो डिफरेंट अपीयर होता है, जो इंडिकेट करता है कि आप लोगों का कम्प्लेक्सिंग एजेंट ने किस आयन के साथ कम्प्लेक्सेशन शो की है। इसके डोनर साइट जो EDTA साल्ट है, जिसको हम इथाइलिन टेट्रा डाईअमाइन टेट्राएसिटिक एसिड कहते हैं, इसकी 6 डोनर साइट है। एक जो है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है, इस साइड से एक ऑक्सीजन के जरिए ये लोन पेयर डोनेट करता है। उसके बाद इस तरह ये वाला जो आप लोगों के पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें से एक ऑक्सीजन के पास से ये लोन पेयर डोनेट कर सकता है। इसके साथ ये जो अमाइन ग्रुप जो नाइट्रोजन है, इसके पास लोन पेयर है, इसके ज़रिए ये लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। इसके साथ ये जो लोन पेयर है लेफ्ट साइड पर नाइट्रोजन पर, उसको ये डोनेट कर सकता है। उसके बाद लेफ्ट साइड पर जो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, इसमें से ये लोन पेयर को डोनेट कर सकता है और अबव जो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, उसमें से ये लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। इसका मतलब है कि EDTA की 6 साइट्स हैं जिस साइड से ये लोन पेयर को डोनेट कर सकता है, और वो लिगेंड, वो कम्प्लेक्सिंग एजेंट जो जितने लोन पेयर डोनेट कर सकता है उसको हम उतने डेंटेट लिगेंड कहते हैं। अब ये 6 लोन पेयर को डोनेट कर सकता है तो उस कंडीशन में हम इसको हेक्साडेंटेट लिगेंड कहते हैं। अगर कोई लिगेंड एक लोन पेयर को डोनेट कर सकता है तो उस कंडीशन में हम उसको मोनोडेंटेट लिगेंड कहते हैं। और अगर कोई 2 लोन पेयर को डोनेट कर सकता है तो उस कंडीशन में हम उसको बाइडेंटेट लिगेंड कहते हैं। और अगर 3 लोन पेयर को डोनेट करता है तो उस कंडीशन में उसको हम कहते हैं ट्राइडेंटेट लिगेंड। इसी तरह ऐसा लिगेंड जो 6 लोन पेयर को डोनेट करता है उसको हम कहते हैं हेक्साडेंटेट लिगेंड। और जो लिगेंड जितने ज़्यादा लोन पेयर डोनेट कर सकता है वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किस्म का कम्प्लेक्सिंग एजेंट कहलाता है, या ये कह लो कि वो उतने ही ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में कम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाता है। आप लोग मोस्टली जब भी कम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन करते हो उस कंडीशन में आप लोग EDTA को यूज़ करते हो कम्प्लेक्सिंग एजेंट के तौर पर। और इस रिएक्शन के दौरान आप लोग जो इंडिकेटर यूज़ करते हो वो आप लोगों के पास सोलोक्रोम ब्लैक टी या 2 इंडिकेटर हैं। एक को आप लोग कहते हो सोलोक्रोम ब्लैक टी और दूसरे को आप लोग कहते हो एरोक्रोम ब्लैक टी और दूसरे को सोलोक्रोम 6B। और दोनों में जस्ट नाइट्रो ग्रुप की पोजीशन का डिफरेंस होता है। अगर आप लोग इसमें आप लोगों के पास EDTA जो कम्प्लेक्सिंग एजेंट है
उसमें अगर आप लोग कोई भी मेटल आयन जिस तरह कैल्शियम आयन है, मैग्नीशियम आयन है, जिंक है या कोई और साल्ट है जिस तरह कॉपर का साल्ट है उसको ऐड करते हो तो उस कंडीशन में जो मेटल आयन है वो इसकी जो डोनेटिंग साइट्स हैं जिस तरह कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, नाइट्रोजन एटम है जिसके जरिए लोन पेयर डोनेट करता है और उसके जरिए ये कम्प्लेक्स बना देता है। और जिस वक्त ये वाटर में से आयन के साथ कम्प्लेक्सेशन शो करता है तो उस कंडीशन में आप लोग ये कह सकते हो कि ये वाटर में से आयन को रिमूव कर रहा है। और जिस वक्त वाटर में से आयन को रिमूव करेगा तो उस कंडीशन में वाटर की प्योरिफिकेशन होगी। इसका मतलब है कि कम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन आप लोग वाटर को प्योर फॉर्म में हासिल करने के लिए आप लोग कम्प्लेक्सिंग एजेंट यूज करते हो जिसके ज़रिए वाटर में जितने भी आयन्स होते हैं उनको आप लोग रिमूव कर सकते हो। आज आप लोगों को जो एक्सपेरिमेंट है उसमें आप लोगों ने मैग्नीशियम आयन और जिंक आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है और इसके लिए आप लोगों ने जो इंडिकेटर यूज़ करने हैं वो दो हैं, एक एरियोक्रोम ब्लैक टी और दूसरा जो है वो सोलोक्रोम ब्लैक टी है। एरियोक्रोम ब्लैक टी को आप लोग मैग्नीशियम आयन और जिंक आयन के लिए इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन सोलोक्रोम ब्लैक 6 बी जो है उसको जस्ट मैग्नीशियम आयन के लिए इस्तेमाल करते हो लेकिन जिंक आयन के लिए इस्तेमाल नहीं करते। ये आप लोगों के पास यहाँ पर जो पिक्चर है वो इसकी ठीक नहीं है। इसकी स्ट्रक्चर जो है वो ये है, अगर यहाँ पर ये नाइट्रो ग्रुप अटैच नहीं है तो उस कंडीशन में इसको हम कहते हैं सोलोक्रोम ब्लैक टी। ये जो स्ट्रक्चर है वो सोलोक्रोम ब्लैक टी इंडिकेटर की है। इसके साथ अगर यहाँ पर आप लोग नाइट्रो ग्रुप अटैच कर देते हो तो उस कंडीशन में ये इंडिकेटर जो है वो सोलोक्रोम 6b में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये वाली जो स्ट्रक्चर है वो सोलोक्रोम 6b की है और अगर या इस साइड से आप लोग इस नाइट्रो ग्रुप को रिमूव कर देते हो, बाकी जो स्ट्रक्चर है इसको हम एरोक्रोम ब्लैक टी कहते हैं और अगर यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप अटैच है तो उस कंडीशन में ये सोलोक्रोम 6b कहलाएगा। अब इसमें डिफरेंस क्या है, क्योंकि आप लोगों ने यहाँ पर जो इंडिकेटर यूज किए हैं वो भी मेटल आयन के साथ कम्प्लेक्स बन करते हैं। अगर आप लोगों के पास सपोज कॉपर मैग्नीशियम आयन है जिस पर +2 चार्ज है तो उस कंडीशन में इसने कम्प्लेक्सेशन शो करनी है और कम्प्लेक्सेशन किस तरह शो करनी है, ये वाला जो ऑक्सीजन है इसने भी इसके साथ बॉन्ड बनाना है मैग्नीशियम के साथ, इसके साथ ये वाला ऑक्सीजन जो है वो भी इसके साथ लोन पे डोनेट करके बॉन्ड बनाएगा और इसके साथ ये वाले जो नाइट्रोजन ग्रुप हैं जो आजो ग्रुप इसमें मौजूद है वो भी इसके साथ लोन पेयर को डोनेट करके इसको कम्प्लेक्सेशन या कम्प्लेक्स प्रोडक्ट बनाता है। इसके साथ अगर यहाँ पर ये लोन पेयर नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा तो उस कंडीशन में नाइट्रो ग्रुप इस रिंग के अंदर से लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ है बेंजीन के अंदर, इस पाई बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और जिस वक्त नाइट्रो ग्रुप पाई बॉन्ड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उस कंडीशन में ये जो ऑक्सीजन है और ये आजो ग्रुप जो है वो इतनी ज्यादा फोर्स के साथ लोन पेयर को इसको डोनेट नहीं करेंगे, क्योंकि अब नाइट्रो ग्रुप अगर सोलोक्रोम 6b की जिस वक्त हम बात करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप अटैच है और आप लोगों को पता है नाइट्रो ग्रुप जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप है। जिस वक्त ये इलेक्ट्रॉन को बेंजीन रिंग में से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उस कंडीशन में ये OH ग्रुप और आजो ग्रुप इतनी फोर्स के साथ लोन पेयर को डोनेट नहीं कर सकते। जिस वक्त आप लोग देखते हो आप लोगों के पास दो आयन है, एक मैग्नीशियम आयन है Mg+2 है और दूसरा आप लोगों के पास जो है वो जिंक आयन है Zn+2। इस कंडीशन में
एरियोक्रोम ब्लैक टी जो है वो दोनों के साथ कम्प्लेक्सेशन शो करेगा। लेकिन जिस वक्त हम सोलोक्रोम 6b की बात करते हैं तो उस कंडीशन में वो जस्ट मैग्नीशियम के साथ इंटरेक्शन शो करेगा, कम्प्लेक्सेशन शो करेगा, जिंक के साथ शो नहीं करेगा। क्योंकि जिस वक्त हम इन दोनों के साइज की बात करते हैं तो उस कंडीशन में मैग्नीशियम का साइज जिंक आयन के साइज की निस्बत कम है। और आप लोगों को पता है कि जिसका साइज जितना कम होगा वो उतनी ही ज्यादा फोर्स के साथ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है। और जो आयन जितनी ज्यादा फोर्स के साथ अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो उस कंडीशन में ये इस ऑक्सीजन के पास से भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है और इस कंडीशन आजो ग्रुप जो है उसके पास से भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। इसके बावजूद कि आप लोगों के पास यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप अटैच है। लेकिन जिस वक्त हम इस जिंक के साथ कम्प्लेक्सेशन करते हैं तो उस कंडीशन में जिंक के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो ऑक्सीजन और इस नाइट्रोजन के पास से लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। जिस वक्त वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करेगा तो इसका मतलब है कि ये कम्प्लेक्सेशन शो नहीं करेगा। इसी वजह से जिस वक्त आप लोगों के पास सोलोक्रोम की बात करते हैं तो उस कंडीशन में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप नहीं होता, ये नाइट्रो ग्रुप अटैच नहीं होता और ये आसानी से OH ग्रुप और ये आजो ग्रुप और ये ऑक्सीजन जो है आसानी से जिंक आयन को भी लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं और साथ में मैग्नीशियम आयन जो है उसको भी लोन पेयर डोनेट कर सकते हैं। इसी वजह से हम कहते हैं कि एरियोक्रोम ब्लैक टी जो है वो मैग्नीशियम आयन के साथ भी कम्प्लेक्सेशन शो कर सकता है और जिंक आयन के साथ भी कम्प्लेक्सेशन शो कर सकता है। लेकिन जिस वक्त हम सोलोक्रोम 6b की बात करते हैं जिसमें आप लोगों के पास इस पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप अटैच होता है तो उस कंडीशन में ये ऑक्सीजन और ये आजो ग्रुप जो है वो इतनी आसानी के साथ लोन पेयर को डोनेट नहीं कर सकते। अगर स्ट्रॉन्ग मेटल होगी या ऐसी मेटल होगी जिसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की पावर ज़्यादा होगी तो उस कंडीशन में वो ज़्यादा फोर्स के साथ ऑक्सीजन के पास से और आजो ग्रुप के पास से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकती है और उस कंडीशन में ही वो कम्प्लेक्सेशन शो कर सकती है। और अगर ऐसी ट्रांजिशन मेटल होगी जिसके पास इतनी फोर्स ही नहीं है कि वो इसके पास से लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते तो उस कंडीशन में वो कम्प्लेक्सेशन शो नहीं करेगी। और जिस वक्त हम जिंक और मैग्नीशियम आयन की बात करते हैं तो उस कंडीशन में मैग्नीशियम आयन का साइज जिंक आयन की निस्बत कम होता है और जिसका साइज जितना कम होगा इसका मतलब है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के उतने ही ज़्यादा करीब होंगे और जिस वक्त इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब होंगे तो उस कंडीशन में न्यूक्लियस ने ज़्यादा फोर्स के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है और जिस वक्त ज़्यादा फोर्स के साथ न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा तो उस कंडीशन में वो आसानी से ऑक्सीजन और आजो ग्रुप के पास से लोन पेयर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकता है और उसी वजह से ये कम्प्लेक्सेशन शो कर सकता है। इसके बाद आप लोगों का जो मेथड है जिसके ज़रिए आप लोग आइडेंटिफाई करते हो आप लोगों के पास कंपाउंड में इसकी कंसंट्रेशन कितनी है उसके लिए आप लोग साल्ट बनाते हो। सबसे पहला आप लोगों का काम है जो आप लोगों के पास मैग्नीशियम आयन है और जिंक आयन है उसके साल्ट का सोल्यूशन बनाना है और सोल्यूशन बनाने के लिए आप लोगों को पता है कि मोलैरिटी का फार्मूला यूज करते हो जिसके लिए मोलैरिटी इज इक्वल टू mass of solute divided by molar mass of solute into 1 over volume of solution in dm3। इस फार्मूले को यूज करते हो और इसके जरिए आप लोग मोलर सोल्यूशन बनाते हो। इस तरह आप लोगों ने जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम आयन जो आप लोगों के पास साल्ट है उसका सोल्यूशन बनाना है और दोनों का सोल्यूशन जो है वो 0.05 मोलर बनाना है। जिस वक्त आप लोग साल्ट का सोल्यूशन बनाओगे उसके बाद आप लोगों ने EDTA का सोल्यूशन बनाना है और EDTA का सोल्यूशन आप लोगों ने 0.01 मोलर बनाना है। उसके लिए भी आप लोगों ने ये मोलर का सोल्यूशन इक्वेशन ही फॉलो करनी है जिसके ज़रिए
molarity is equal to mass of solute divided by molar mass of solute into 1 over volume of solution in dm cube। आप लोगों ने EDTA का सोल्यूशन जो है वो ब्यूरेट में ऐड करना है और कॉनिकल या टाइट्रेटिंग फ्लास्क के अंदर आप लोगों ने जिंक सल्फेट या मैग्नीशियम सल्फेट का सोल्यूशन ऐड करना है। उसके बाद आप लोगों ने 2-3 ड्रॉप बेसिक बफर के ऐड करने हैं। अब बेसिक बफर सोल्यूशन के हम इसमें 2-3 ड्रॉप क्यों ऐड करते हैं, उसके रीज़न ये है कि जिस वक्त हम चेक करते हैं कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप और अमाइनो ग्रुप में से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर अमाइनो ग्रुप की ज़्यादा होती है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप की कम होती है। तो इस कंडीशन में अगर आप लोग इस EDTA को बेसिक मीडियम में ऐड करते हो तो उस कंडीशन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पास से जो प्रोटॉन अटैच है वो रिमूव हो जाता है और उसकी वजह से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज, और अमाइनो ग्रुप जो है वो न्यूट्रल फॉर्म में ही होता है। जिस वक्त ऑक्सीजन पर कंप्लीटली नेगेटिव चार्ज आता है इसका मतलब है कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है और जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा एक्सेस में होंगे वही ज़्यादा आसानी के साथ लोन पेयर को डोनेट कर सकता है। और बेसिक मीडियम में कार्बोक्सिलिक ग्रुप वाली साइड से पहले इलेक्ट्रॉन पेयर की डोनेशन होगी और अगर उस कंडीशन में भी ट्रांजिशन मेटल बच जाती है या मेटल आप लोगों के पास मौजूद रहती है सोल्यूशन के अंदर तो उस कंडीशन में नाइट्रोजन ने लोन पेयर को डोनेट करना है। अदरवाइज जस्ट कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वही लोन पेयर को डोनेट करेगा और उसके ज़रिए ही आप लोगों की मेटल के साथ कम्प्लेक्सेशन होगी। इधर से भी प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, इधर से भी प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा, इधर से भी प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा और इधर से भी प्रोटॉन रिमूव हो जाएगा। तो आप लोगों के पास 4 ऐसे कार्बोक्सिलेट आयन मौजूद होंगे जिन पर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस होगी और EDTA उस साइड से लोन पेयर को डोनेट करेगा और जिस वक्त लोन पेयर को डोनेट करेगा उस कंडीशन में मेटल के साथ ये कम्प्लेक्सेशन शो करेगा, जिसकी वजह से आप लोगों के पास स्पेसिफिक कलर अपीयर होगा और वो इंडिकेट करेगा कि आप लोगों का सोल्यूशन जो है उसमें कम्प्लेक्सेशन हो चुकी है। इसमें आप लोगों ने सबसे पहले जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बनाना है और इसमें आप लोगों ने जिंक आयन की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। आप लोगों ने टाइट्रेटिंग फ्लास्क लेनी है और उसमें 10 ml जिंक सल्फेट का सोल्यूशन ऐड करना है और उसके बाद आप लोगों ने इसमें 2-3 ड्रॉप बफर सोल्यूशन के जिसकी pH 10 होगी उसको ऐड करना है। उसके बाद आप लोगों ने 1-2 ड्रॉप इंडिकेटर एरियोक्रोम ब्लैक टी के ऐड करने हैं। लास्ट में आप लोगों ने ब्यूरेट में EDTA का सोल्यूशन ऐड करना है और उसके बाद आप लोगों ने उसको ड्रॉप वाइज ऐड करना शुरू कर देना है और उस वक्त तक ऐड करना है जिस वक्त तक आप लोगों का एंड पॉइंट जो है वो स्काई ब्लू नहीं आता। जिस वक्त आप लोगों का स्काई ब्लू कलर आएगा तो उस कंडीशन में आप लोगों का रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह आप लोगों ने 3 दफ़ा इसकी रीडिंग लेनी है। रीडिंग लेने के बाद आप लोगों ने वो रीडिंग, वो वॉल्यूम जो ब्यूरेट रीडिंग के जरिए आएगा वो आप लोगों ने नोट करते जाना। नोट करने के बाद आप लोगों के पास EDTA का वॉल्यूम आएगा। आप लोगों के पास EDTA का वॉल्यूम वो होगा जो आप लोगों के पास ब्यूरेट रीडिंग आएगी। इसके बाद आप लोगों के पास आप लोगों ने इस सोल्यूशन में EDTA की कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो इस कंडीशन में EDTA की मोलैरिटी आप लोगों को अननोन है, जिंक सल्फेट की मोलैरिटी आप लोगों को नाउन है। जितने मोलर का आप लोगों ने सोल्यूशन बनाया है वो आप लोगों ने 0.05 मोलर का बनाया है। EDTA का वॉल्यूम आप लोगों ने वो लिखना है जो आप लोगों के पास ब्यूरेट रीडिंग आया। आप लोगों ने 3 दफ़ा रीडिंग ली है। रीडिंग लेने के बाद आप लोगों ने उसकी मीन वैल्यू निकाली है, वो मीन वैल्यू आप लोगों ने यहाँ पर पुट करनी है। उसके बाद जिंक सल्फेट सोल्यूशन का आप लोगों ने 10 ml यूज़ किया था, वो आप लोगों ने वॉल्यूम नोट कर लेना। और जिस वक्त आप लोग इसके केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो उस कंडीशन में एक जिंक जो है वो एक ही EDTA के जो मोल है उसके साथ रिएक्शन करता है।
इस कंडीशन में इसके भी नंबर ऑफ मोल्स जो है जिंक आयन के भी नंबर ऑफ मोल्स 1 है और EDTA के नंबर ऑफ मोल्स भी 1 यूज हो रहे हैं केमिकल इक्वेशन के अंदर। तो EDTA का नंबर ऑफ मोल्स भी 1 हो गए और मेटल आयन जो है उसके भी नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 1 है। उसके बाद आप लोगों ने इक्वेशन अप्लाई करनी है M1V1 ओवर N1 इज इक्वल टू M2V2 ओवर N2। आप लोगों के पास EDTA का वॉल्यूम ब्यूरेट रीडिंग यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है। आप लोगों के पास EDTA के नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 1 है। इसके बाद जिंक सल्फेट की पोलैरिटी आप लोगों के पास नाउन है वो 0.05 मोलर। आप लोगों के पास जिंक सल्फेट का वॉल्यूम आप लोगों ने जो यूज किया था वो 10 ml और नंबर ऑफ मोल्स जिंक सल्फेट के 1 थे। आप लोगों ने ये वैल्यू पुट करनी है और आप लोगों ने EDTA के कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। इसी तरह आप लोगों ने जो मैग्नीशियम सल्फेट का साल्ट बनाया है उसको भी इसी तरह फॉलो करना है और इसी तरह बिल्कुल सेम मेथड के जरिए आप लोगों ने उसकी कंसंट्रेशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। इस कंडीशन में आप लोगों ने 0.05 मोलर का जिंक सल्फेट का सोल्यूशन बनाना है और उसके बाद आप लोगों ने 2-3 ड्रॉप बेसिक बफर सोल्यूशन के जिसकी pH 10 होगी उससे ऐड करना है। उसके बाद आप लोगों ने 2-3 ड्रॉप इंडिकेटर के जो आप लोगों के पास सोलो क्रोम ब्लैक 6 भी है उसको भी आप लोग यूज कर सकते हो। अगर आप लोगों के पास एरियोक्रोम ब्लैक टी है तो आप लोग उसको भी यूज कर सकते हो। दोनों के जरिए आप लोगों की रीडिंग जो है वो सेम आएगी। इसके बाद आप लोग EDTA को आप ब्यूरेट में ऐड करते हैं और उसके बाद उसको ड्रॉप वाइज ऐड करना शुरू कर देते हैं और आप लोगों ने उस वक्त तक ऐड करना है जिस वक्त तक इसका कलर जो है वो स्काई ब्लू अपीयर नहीं होता। जिस वक्त तक स्काई ब्लू कलर अपीयर होगा वो इंडिकेट करेगा आप लोगों का रिएक्शन कंप्लीट हो चुका है। और इसकी भी आप लोगों ने 3 दफ़ा रीडिंग लेनी है और आप लोगों ने वो वाली नोट कर लेना। इसके बाद आप लोगों के पास EDTA की आप लोगों ने मोलैरिटी फाइंड आउट करनी है। मैग्नीशियम सल्फेट की मोलैरिटी आप लोगों के पास नाउन है 0.05। वॉल्यूम आप लोगों के पास EDTA का जो है वो ब्यूरेट रीडिंग के जरिए आएगा। वॉल्यूम मैग्नीशियम सल्फेट का आप लोगों ने 10 ml यूज किया है और दोनों का नंबर ऑफ मोल्स 1 है जो आप लोगों को केमिकल इक्वेशन से इंडिकेट होता है कि आप लोगों के पास रिएक्टेंट के दोनों के नंबर ऑफ मोल्स 1 यूज हो रहा है। उसके बाद आप लोगों ने M1V1 ओवर N1 का फार्मूला अप्लाई करना है जिसके जरिए आप लोगों ने EDTA की कंसंट्रेशन फाइंड आउट कर। इसमें अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। इसके बाद फिर मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ जिसके ज़रिए इसकी टाइट्रेशन कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन करवाई हुई है जिसके ज़रिए कलर के अपीयरेंस होती है। ये सबसे पहले आप लोगों ने सोल्यूशन लिया हुआ है। सोल्यूशन के अंदर आप लोग इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो। ये आप लोगों के पास इंडिकेटर है और इंडिकेटर का 2-3 ड्रॉप आप लोग जस्ट ऐड करते हो। ऐड करने के बाद आप लोग इसमें ब्यूरेट रीडिंग जो आप लोगों के पास ब्यूरेट है ये आप लोग बफर सोल्यूशन ऐड कर रहे हो जिसकी वजह से इसकी pH जो है वो हाई होगी। आप लोगों का मीडियम जो है वो बेसिक होगा। और इसके बाद आप लोगों के पास ब्यूरेट में EDTA आप लोगों ने फिल किया हुआ है। अब EDTA को जिस वक्त आप लोग ऐड करोगे ड्रॉप वाइज तो उस कंडीशन में इसका कलर जो है वो स्काई ब्लू अपीयर होगा और वो इंडिकेट करेगा कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। देखें अभी तक इसका स्काई ब्लू कलर नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि अभी आप लोगों ने मजीद बफर EDTA का सोल्यूशन इसमें ऐड करना है और जिस वक्त ये स्काई ब्लू कलर अपीयर होगा वो इसका एंड पॉइंट होगा और वो आप लोगों ने वॉल्यूम जो है वो नोट करना है। और आप लोगों ने जब भी ब्यूरेट में से EDTA को ऐड करना है उस कंडीशन में आप लोगों ने ड्रॉप वाइज एडिशन करनी है। ये ना हो कि आप लोग ब्यूरेट में से अमाउंट जो है वो ज़्यादा ऐड कर दो। इसलिए हम इसमें अमाउंट जो है वो केयरफुली ऐड करते हैं। ये देखें सोल्यूशन का कलर जो है वो
चेंज होने वाला है। पहले से कलर जो था वो पर्पल था, और लास्ट में जो है इसका एंड पॉइंट जो है उसका एक ब्लू अपीयर होगा, और वही आप लोगों को इंडिकेट करेगा कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। ये देखें उसका कलर जो है वो कितना चेंज हो गया, पहले कलर ये था और लास्ट में उसका कलर इस तरह का आया, जो इंडिकेट कर रहा है कि आप लोगों का रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो चुका है। आज के एक्सपेरिमेंट में अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो वो आप लोग पूछ सकते हैं। जी, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपकी क्लास का सीआर या जीआर जिसको मैंने बनाया था वो कौन था? मैंने अपनी क्लास में ये जो लैब है इसमें सीआर या जीआर किसी को बनाया था? सर ईशा को बनाया था। ईशा बैठी हुई है? नहीं है सर। नहीं है? नहीं है सर। ये वीडियो जो है मैंने अपलोड करनी है और इसका लिंक जो है आप लोगों से शेयर करना है। आप लोगों ने इस वीडियो का लिंक जो है या वीडियो को दोबारा से आप लोगों ने देखना है। ठीक है, और अगर आप लोगों को फिर भी कोई भी कंफ्यूजन होती है तो वो आप लोगों